नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका शंखनाद में। उत्तर प्रदेश के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर उत्तर प्रदेश में बवाल मच गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वीसी ने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी तो एमयू की दीवारों पर विवादित पोस्टर चिपका दिए गए। अब वीसी के विरुद्ध एक धड़ा मोर्चा खोले हुए है तो बीजेपी ये कह रही है कि जो लोग श्रद्धांजलि देने के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं वो सामाजिकता के खिलाफ हैं। बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाला शख्स कौन था? अभी कुछ दिनों पहले ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यहाँ बैठे हुए थे। तो इतनी मोहब्बत पॉलिटिक्स से है तो आप पॉलिटिकल पार्टी का कोई ज्वाइन कर लीजिए। इस देश की सामाजिक संस्कृति है कि जिंदा आदमी के साथ चाहे जितना बेमुरव्वत रहा जाए, लेकिन आदमी के गुजर जाने के बाद उसके प्रति नफरतें भी गुजर जाती हैं। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की दीवार पर चस्पा ये इश्तहार इस बात को झूठा साबित करता है। इस इश्तहार में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने वाइस चांसलर तारिक मंसूर को लानतें भेजी हैं। शर्म की चिट्ठी लिखी गई है। वो इसलिए क्योंकि तारिक मंसूर ने 22 अगस्त को पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर शोक जताया था। वाइस चांसलर का शोक जताना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों को खल गया। कोई इतनी मोहब्बत पॉलिटिक्स से है तो आप पॉलिटिकल पार्टी का कोई ज्वाइन कर लीजिए। सबसे बेटर इससे ज्यादा क्या हो सकता है? आप कहीं बस पॉलिटिक्स में अगर आपको इतनी रुचि है तो आप पॉलिटिकल पार्टी कोई भी ज्वाइन कर लीजिए। नाकाबिले माफी जुर्म वाइस चांसलर ने किया है। उसकी वजह यह है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाला शख्स कौन था, उस वक्त सीएम यूपी का कौन था, उसका जिम्मेदार कौन होगा, सवाल किससे पूछा जाएगा। ये नाराजगी सिर्फ मौजूदा छात्रों की नहीं है, बल्कि यहाँ पढ़ चुके दूसरे छात्रों में भी ऐसी ही नाराजगी है। पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष भी वीसी को नसीहतों का गुलदान दे रहे हैं। इनको ऐसी क्यों जरूरतें पड़ रही हैं? अभी कुछ दिनों पहले ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यहाँ बैठे हुए थे। अब इस तरीके की बातें, इनको यूनिवर्सिटी चलाने के लिए भेजा गया है, ना कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने के लिए भेजा गया है। लेकिन अलीगढ़ विश्वविद्यालय के अहाते से निकला ये विवाद उत्तर प्रदेश की राजनीति के गलियारों का ताज हो गया है। सबने अपने अपने हिसाब से इसे पहन लिया है। पहली शुरुआत बीजेपी ने की, ये कहकर कि ऐसे लोग समाज के दुश्मन हैं, जो किसी के मृत्यु पर भी ऐसी ओछी हरकत कर रहे हैं। अगर वहां के वीसी ने भी शोक संवेदना दी तो ये बहुत अच्छी बात है। यही तो हमारे देश के संस्कार है, यही संस्कृति है हमारी। लेकिन अगर वहां की यूनिवर्सिटी में कुछ तालिबानी सोच के लोग आ गए हैं तो उनका इलाज भी कर देंगे हम, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इस तरह के पोस्टर इस बात की तरफ संकेत देते हैं कि कुछ लोग हैं जो प्रदेश में और देश में माहौल खराब करना चाहते हैं। सरकार में मंत्री जी का साफ कहना था कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी, लेकिन बीजेपी की नेता और अलीगढ़ की पूर्व मेयर तो एक कदम आगे निकल गईं। बोली पोस्टर लगाने वालों को जमकर पीटना चाहिए, और पीटना ही क्यों, घसीट कर पाकिस्तान फेंक आना चाहिए। जिन लोगों ने ये हरकत की है, गंदी और ओछी हरकत की है, उनमें तो जितनी मार मारी जाए उतना थोड़ा है। अरे दुश्मन को भी श्रद्धांजलि दी जाती है। वो तो राम भक्त थे आदरणीय बाबूजी। कानूनी कार्रवाई कर एनएसी के तहत इनकी कार्रवाई होनी चाहिए और एएमयू से इन्हें घसीट करके इन्हें पाकिस्तान की सीमा तक छोड़ देना चाहिए। ये देश के दुश्मन हैं, अमन के दुश्मन हैं। हिंदुत्ववादी विचार को बंगाल में बल देने वाले कैलाश विजयवर्गीय भी इस मसले पर एक ही बात बोले कि ऐसे लोगों का इलाज करना सीएम योगी को आता है। जो देश विरोधी गतिविधियां करेंगे, समाज विरोधी गतिविधियां करेंगे, समाज को बांटने वाले नारे लगाएंगे, तो मोदी जी को अच्छे तरीके, योगी जी को अच्छे तरीके से इलाज करना आता है। तो बीजेपी के नेताओं ने इस मसले को दिल से लगा लिया है। कोई लाग लपेट नहीं, सीधे कार्रवाई का ऐलान है। लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है कि बीजेपी कल्याण सिंह के नाम पर राजनीति कर रही है। यही आदरणीय कल्याण सिंह जी थे जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया था और पार्टी से निकाल दिया था। तब समाजवादी पार्टी ने उनकी मदद की थी और उनका सम्मान दिलाया था समाज के अंदर में, और आज उनके ऊपर राजनीति करनी चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी। हम समाजवादी लोग भावनाओं के साथ जुड़ते हैं, दिल से लोगों के साथ जुड़ते हैं, लेकिन वोट के लिए राजनीति नहीं करते भावनाओं के साथ।
राजनेताओं का तो काम ही है राजनीति करना, लेकिन विश्वविद्यालय पढ़ाई के लिए होते हैं, लड़ाई के लिए नहीं। जाहिर सी बात है कि इस विवाद के चलते विश्वविद्यालय का चर्चा में आना ठीक नहीं है। अलीगढ़ से शिवम सारस्वत के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अलीगढ़, आज तक। और इस वक्त हम आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी मौजूद हैं और उनके साथ हैं हमारे साथी गौरव सावंत, जो उनसे बातचीत करेंगे। ओवर टू यू गौरव। सतनाम श्री वाहेगुरु जी के जाप के साथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप को सिर पे उठाकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जब एयरपोर्ट से निकले, एक अंदाजा सा हुआ उनके साथ जो अफगानिस्तान से सिख, हिंदू, अफगान लोग आए थे कि किस तरह की समस्याएं वो झेल रहे हैं। और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी इस समय मेरे साथ हैं, बहुत सीजन डिप्लोमैट रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, यूनाइटेड नेशंस में हमको रिप्रेजेंट कर चुके हैं, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं। सब कितने स्वरूप आ गए हैं, कितने स्वरूप और आने हैं, कितने हमारे लोग हैं जो अफगानिस्तान से अभी आने हैं? गौरव जी, अफगानिस्तान में सिख समुदाय का जो इतिहास है, राना है। गुरु महाराज गुरु नानक देव जी 1521 में गए थे, 2 बार गए थे, एंड ऑफ ऑल हिज जर्नीज दिस वाज द सेकंड उदासी, सेकंड ट्रैवल। तो जहां तक मुझे जानकारी है 13 स्वरूप थे टोटल। 7 पहले आ चुके हैं। आपको याद होगा जब मार्च 2020 में गुरुद्वारा साहिब पर आक्रमण हुआ था काबुल में, तो उस समय कुछ हमारे बहन भाई आए थे वापस, और मुझे लगता है तब से लेके या पहले से 7 स्वरूप आ चुके। कल 3 का हमें सेवा का मौका मिला, हमने स्वागत किया, और शायद 3 और आ रहे हैं। इसकी प्रिसाइज जानकारी कितने लोग आ रहे हैं, मुझे जहां तक जानकारी है कि कल तक 628 लोग आ चुके थे। कल की जो फ्लाइट थी जिसके लिए मैं वहां मौजूद था, उसमें 78 हमारे भाई बहन आए और 3 स्वरूप। और मुझे ऐसे सुनाई दिया है कि शायद एक और फ्लाइट आ रही है और 200 लोग और आ रहे हैं, और आपसे जानकारी मिली कि 3 स्वरूप बाकी आएंगे। तो 1521 से जो इतिहास चला आ रहा था, और सिख समुदाय एक समय तो बहुत बड़ी संख्या में अफगानिस्तान में भी था, पाकिस्तान में अभी भी कुछ संख्या में है, लेकिन क्या ये पूरा इतिहास अल्पविराम लगेगा, पॉज लगेगा, या खत्म हो जाएगा, सभी को निकल आना पड़ेगा? आपसे वो बात भी कर रहे थे, क्या जानकारी आपको मिल पाई है? मैंने ग्रंथी साहब थे, सेवादार, मैंने कल उनसे पूछा, मैंने कहा कि आपसे ये जानकारी मिली कि हमारे 5 भाई हैं जिन्होंने ये निर्णय लिया है कि वो गुरुद्वारा साहब में ही रहेंगे, काबुल में। तो मैंने उनसे पूछा आपको कैसा लगता है, तो उन्होंने पंजाबी में मुझे जवाब दिया, इससे हालातां ते डिपेंड करता है। सो विच इज आई थिंक द करेक्ट थिंग। द सिचुएशन देयर इज चैलेंजिंग टू पुट इट माइल्डली, इट्स डिफिकल्ट, बट ये सिख समुदाय में सेवा की जो भावना है, आपने अभी बताया कि मैं संयुक्त राष्ट्र में था, मैं स्थायी प्रतिनिधि था, और मैंने संयुक्त राष्ट्र के मैंने अध्यक्षता भी की है अगस्त 2011 में और नवंबर 2012 में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सेवा की जो भावना है हमारे सिख भाइयों में, सीरिया के सिविल वॉर के दौरान जब एक बहुत ही भयंकर सेक्टेरियन युद्ध था जिसमें ग्लोबल पावर्स इन्वॉल्व थी, हेवी कैजुअलिटीज ऑन ऑल साइड, उसके बीच में मुझे ये जानकारी मिली कि हमारे सिख भाई पता नहीं कौन से देशों से आए थे, वो लंगर सेवा कर रहे थे टू बोथ साइड्स इन द डिस्प्यूट। तो टर्की के बॉर्डर पे, सीरिया के अंदर जाके, सो ये सेवा की भावना इज डीपली इंट्रेंच्ड।
सिख हेरिटेज पे क्या फर्क पड़ेगा? आई थिंक सिख हेरिटेज इज बिगर देन दिस. आई मीन यू मे सफर अ टेम्पररी सेटबैक. मेरा करीब 40 साल का अनुभव था फॉरेन सर्विस में. मैं 1974 में ज्वाइन किया हूँ और 2013 में आई फाइनली रिटायर्ड. जौन से भी देश में मैंने सर्व किया, जापान, ब्राजील, यूके, यूएस, there have been large Indian communities, but there have been always marked by सेवा and the गुरुद्वारा. जी, लेकिन अफगानिस्तान में इस समय आपको बातें पता चल रही हैं, तो कितने लोगों को और निकालना पड़ेगा और कितनी परेशानी इसमें आ सकती है, कितनी चैलेंजेस, जैसा आप कह रहे थे, क्या क्या चैलेंजेस आ सकती हैं ऑपरेशन देवी शक्ति में? ऑपरेशन देवी शक्ति इज कॉन्टेक्चुअल, इट्स इंस्पायरिंग एंड इट रिफ्लेक्ट्स द प्राइम मिनिस्टर्स डीप कमिटमेंट. जो सीएए के दौरान चर्चा हुई थी, कुछ लोगों ने उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने का ये फैसला किया था, वो अब दे आर शर्मिंदा है लोग. मुझे भी कई लोगों ने मेरे ट्वीट की निंदा की, ओवैसी जी और बाकियों ने. मैंने कहा यार बच्चों वाली बात कर रहे हो. अब कट ऑफ डेट की ये बात है. कट ऑफ डेट मदर इंडिया हैज नेवर टर्न्ड इट्स बैक ऑन परसिक्यूटेड पीपल एनीवेयर. और वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी धर्म के नेबरहुड में मतलब एक डोमिनेंट फेथ है, उसमें अगर परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हिंदूज हैं, सिख हैं, तो ये बात करनी गलत है. दूसरी बात, सीएए इज अबाउट सिटीजनशिप, नागरिकता. तो कल एक पार्टिसिपेंट टीवी में बता रहे थे, भाई इसका फेथ का लेना देना क्या है? श्रीलंकन तमिल्स जो हैं, हिंदू है, वो नहीं क्वालिफाई करते, बिकॉज दिस इज अबाउट सिटीजनशिप. सो वी आर मिक्सिंग अप बिटवीन प्रोवाइडिंग रेफ्यूज. इंडिया हैज दिस ग्रेट हिस्ट्री. हमारा एक पॉलिसी है नॉन रिफुलमा, वी डोंट टर्न पीपल बैक. सो मदर इंडिया इज विटनेस टू दिस. गौरव जी, मैं आपको क्या बताऊं, 1947 में दिल्ली की आबादी 8 लाख थी. जब मेरे पेरेंट्स आए और 1950 के आसपास जो पहला सेंसस हुआ तो 22 लाख थी. वो कौन थे वो लोग? शरणार्थी थे, रेफ्यूजीज आए थे. हम लोग रेफ्यूजीज कहां से आए हैं यहाँ पे. पर मोदी जी की सरकार ने बड़े कायदे से और पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस देके, अब कहीं भी जहां पे मैंने सर्व किया, जब हमारे इंडियन ओरिजिन पीपल या डायस्पोरा को मालूम हो, खुदा ना करे यहाँ पे कुछ युद्ध हो या कुछ हो, मदर इंडिया इज विलिंग टू इनफोल्ड. दैट इज द ग्रेटनेस. अच्छा, लेकिन अब कई नेता ये कह रहे हैं कि जो सीएए की तारीख है, डेडलाइन है, उसको बढ़ाकर 2021 कर दीजिए ताकि अभी भी लोगों को लाभ हो. मैं समझता हूं अगर आपने पंजाब असेंबली में कोई रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश की जिसमें आपने सीएए की खिलाफत की और अभी आप कह रहे हैं कर दो, सो यू हैव टर्न फ्रॉम क्रिटिक टू अ डिमांडर ऑन रेजिंग द एज. अब दिस फैक्ट स्पीक फॉर देमसेल्व्स. अब मैं क्या कहूं? क्या कहेंगे आप? मैं ऐसे लोगों को? मैं ऐसे ही कहूंगा कि एक तरह से राजनीति का जो ब्रांड है, ये कभी कभी स्टेटमेंट्स दे देते हैं विदाउट फुल अप्रिसिएशन ऑफ द फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड एंड फुल अप्रिसिएशन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस. अब ये सीए के बारे ही नहीं इन लोगों ने ऑपोजिशन दी थी. अभी पिछले दिनों में हमारी जो कांग्रेस के अंदर जो महायुद्ध हो रहा है अंदर, उनमें भी कई लोगों ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं विच आर वरिंग. जैसे they have referred to certain parts of India being in occupation by X, Y or Z. I've been in public life, diplomacy and politics now long enough to know कि ये theatrical, emotional, Jaffy puppy type of भाषण जो हमारे को, they come to haunt us, they will come to haunt these people. जो मैंने इस मुद्दे पर अभी आऊंगा, क्योंकि मैं इस पे भी आपकी राय जानना चाहता हूं कि अगर ये कहना कि जम्मू और कश्मीर पे भारत ने कब्जा किया है या ऑक्यूपाई किया है भारत और पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर, लेकिन उससे पहले, क्योंकि अभी हम अफगानिस्तान की चर्चा कर रहे हैं और अफगानिस्तान की तनावपूर्ण स्थिति की चर्चा कर रहे हैं, तो क्या हम 31 अगस्त की जो डेडलाइन दी गई है उससे पहले अपने सभी लोगों को ला पाएंगे? हम पहले बात कर रहे थे सेंटिमेंट और मदर इंडिया
ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने सीए के दौरान और अब फिर ये अपनी कमिटमेंट की है कि जो भी हमारे बहन भाई हैं, हमारे नागरिक हैं, उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बाकी भी जो हमारे साथ अम्बिलिकली जुड़े हुए हैं, हिंदू, सिख और भी फेथ के, भाई वी विल बेयर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने पूछा शुरू में कि कितने लोग हैं, देखिए लोग जितने भी हैं, कई उनमें से होंगे जो आना नहीं चाहेंगे क्योंकि वो समझते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी वहीं पैदा हुए, उनकी जिंदगी वहां पे है और उनकी जो जिंदगी की मेहनत, देयर एसेट्स आर देयर। बट 31 अगस्त वाली जो डेट है, दिस इज अ डेट सेट बाय वन ऑफ द गवर्नमेंट्स व्हिच हैज सेट इटसेल्फ ए टारगेट। वेदर दैट इज एक्सटेंडेड और समवन एल्स बेयर्स दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं समझता हूं मेरे लिए ठीक नहीं होगा ये इस पे टिप्पणी करना। बट जहां पे भी ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट ऐसा होता है, वो हमेशा अरेंजमेंट्स आर पुट इन प्लेस एंड इट इज माय एक्सपेक्टेशन यहां पे भी होगा। मुझे लगता है कि हमारी जो इवैक्यूएशन एफर्ट है दुर्गा शक्ति, दैट इज डूइंग वेल। हम अभी जो एडिशनल फ्लाइट की बात कर रहे हैं, उसके बाद कितने रहेंगे, एमईए विल हैव दी, बट मुझे लगता है हम अपने लोगों को ले आएंगे, अपने लोगों को हम ले आएंगे। दिस इज माय एक्सपेक्टेड। हमारे मित्र हैं जो मतलब पिछले डेवलपमेंटल, उसकी परिभाषा बड़ी मुश्किल है, वो नहीं ला रहे हैं आप। हमारे जो बगल वाले देश हैं उन्हीं के लोगों को ला रहे हैं। पर अगेन दिस इज जो अफगान हमारे मित्र रहे हैं ऑन दिस डेवलपमेंटल जर्नी में, उसमें आप उसका फैसला कीजिए। अब जब महामारी के दौरान भी आपको याद हो रहा है, जब हमने इवैक्यूएशन की वुहान से, या आपको याद होगा जब मैंने सिविल एविएशन मिनिस्टर होते आई हैड द प्रिविलेज ऑफ इंप्लीमेंटिंग द वंदे भारत स्कीम, लार्जेस्ट स्कीम एनीवेयर। उसमें हमने ये थोड़ा देखा हिंदुस्तानी है, उसमें कोई नेपाल के हमारे लोग आ रहे हैं, कोई श्रीलंका के आ रहे हैं, कोई बांग्लादेश के आ रहे हैं, हम सबको लाते रहे। दैट्स आवर सिविलाइजेशनल इथोस दैट वी हैव कैरीड आउट। भारत की संस्कृति, तो ये भारत की संस्कृति और भारत के संस्कार हैं कि हम and amplified by a prime minister who in an activist mode has made sure कि हमारे जो महामारी के दौरान लोग आए, CAA was, उस समय ये सेंटिमेंट था। कुछ लोगों ने गलत उस पर स्टैंड ले लिया, उनको शायद पूरी समझ नहीं थी, उनको ये भी पता नहीं था कि सिटीजनशिप इन्वॉल्व्स मेनी थिंग्स, CAA, दैट सिटीजनशिप, देन देयर इज रेफ्यूज, देयर इज अ रेफ्यूजी environment. So India, Mother India has always stood out throughout the world. मदर इंडिया या भारत की सरकार का क्या रवैया रहेगा आने वाले समय में? एक प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई है कि जो भी सरकार स्थापित होगी, और आप तो इतने सीजन डिप्लोमेट रह चुके हैं, आप काउंटर टेररिज्म टीम के चेयरमैन भी रह चुके हैं उस कमेटी के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जो भी सरकार बने क्या उसके साथ हमें डील करना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूं मेरे लिए वो गलत होगा कमेंट करना, बिकॉज दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी अस्यूम्ड बाय द स्टेट। हमारा जो वी हैव अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, दैट इलेक्टेड गवर्नमेंट हैज अ वेरी क्लियर एंड डिसाइसिव मैंडेट। पर सिर्फ वो अपने लिए नहीं, उन्होंने कल एक ऑल पार्टी मीट भी बुलाई है, और वो जो सेंस ऑफ द नेशन है, सेंस ऑफ एंग्विश है, सेंस ऑफ कंसर्न है, उसको आप फैक्टर करेंगे। अब वो उसमें व्हाट फॉर्म इट टेक्स इज अ एग्जीक्यूटिव डिसीजन। उसमें आप एग्जीक्यूटिव डिसीजन जो है विल डिपेंड ऑन द इवॉल्विंग सिक्योरिटी सिचुएशन, हाउ आर यू बेटर सर्व। देखिए, ऑलरेडी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कई तरफ से कि हम इन भारत के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, हम आर्थिक ट्रेड रिलेशंस, गवर्नमेंट इज वे ऑल दैट इन टर्न, or government is in touch with other stakeholders in the international community. और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी हम निर्णय लेंगे इसमें और कैसे लेंगे, वो not through a discussion which becomes speculative between you and me, but the government will appropriately address those. तो सरकार उस पर निर्णय लेगी। सुरक्षा सभा में आज अभी के लिए इतना ही। हरदीप पुरी जी, आप आज तक पर मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।
जितने भी भारतीय मूल के लोग हैं, जितने भी भारतीय लोग हैं और जो भारत के मित्र हैं, उनको लाने का प्रयास सरकार सतत करेगी, ऐसा मंत्री जी का कहना है। तालिबान के साथ क्या रवैया रहेगा, वो निर्णय सरकार लेगी। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के अभी 2 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए और उसका असली चेहरा सामने आना शुरू हो चुका है। तालिबान ने अफगानी महिलाओं को उनका अधिकार देने का वादा किया, लेकिन अब यह फरमान यह है कि महिलाएं घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि अभी तालिबान के नए लड़ाके तमीज सीख रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जा तो हो गया है, लेकिन महिलाओं को लेकर तालिबान का रुख क्या होगा अभी ये तय नहीं है। तालिबान हालांकि उदारता की बातें कर रहा है, लेकिन बात शरिया कानून की भी हो रही है। तो क्या तालिबान महिलाओं को लेकर धीरे धीरे अपने असली एजेंडे पर आ रहा है? ये सवाल उठ रहे हैं तालिबानी प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद के बयान से। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगानी महिलाओं को अभी घर पर ही रहना चाहिए। हमारी चिंता यह है कि हमारी फोर्स में जो नए और अच्छी तरह से जिन्हें ट्रेनिंग नहीं दी गई है, वो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी सेनाएं महिलाओं को परेशान करें और उन्हें नुकसान पहुंचाएं। महिलाएं घरों में रहें, उनके वेतन का भुगतान उनके घरों तक पहुंचा दिया जाएगा। सुना आपने, शरिया कानून का कोड़ा तो महिलाओं पर बाद में चलेगा। अभी तो तालिबान के कब्जे में उनके नए लड़ाके ही नहीं है। तालिबानी खुद मान रहे हैं कि हालात उनके काबू में नहीं है। तालिबान की कल्चरल अफेयर्स कमेटी के सदस्य अहमदुल्लाह वसेक ने न्यूयॉर्क टाइम्स से बातचीत में जो कहा है, उसके मुताबिक महिलाओं के कामकाज करने से तालिबान को कोई समस्या नहीं है, बस उन्हें हिजाब पहनना होगा। लेकिन जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, तब तक महिलाएं अभी घर पर ही रहें। फिलहाल तो तालिब चुप है, कोई काम नहीं करेंगे क्योंकि बाहर लोग से डर है और अमेरिकन लोग उधर है, थोड़ा डर लग रहा है, कुछ नहीं करेंगे। जब वो बाहर चलेंगे फिर असली फिल्म का सिनेरियो शुरू हो जाएंगे। इससे पहले तालिबान 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान की सत्ता में रहा। उस दौर में महिलाओं की हालत गुलामों से भी बदतर थी। ना तो उन्हें पढ़ने की इजाजत थी, ना ही सिर उठाकर जीने की। तो क्या इस बार का तालिबान राज पहले वाले तालिबान राज से अलग होगा? भरोसा करना मुश्किल है। आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा चिंता वहां की महिलाओं की हुई, क्योंकि 1996 से 2001 के बीच तालिबान राज में औरतों पर बेतहाशा अत्याचार तालिबान ने किया। और इस बार तालिबान ने कुछ ऐसा ड्रामा किया जैसे वो सुधर गया हो, लेकिन सुधरना तालिबान की फितरत में बिल्कुल नहीं है। बहाना शरिया का है, निशाने पर तालिबान के सिर्फ और सिर्फ औरतें हैं। हमारे में क्या बचा? इज्जत नहीं है, आबरू नहीं है, हमारा कादगिरी छीन लिया हमारा। सब मस्जिदों में ऐलान करते हैं जिसके घर में 4 बेटी हो उसमें तालिबान के निकाह में आ जाए। वो सुलूक है तालिबान की जो 20 साल पहले अफगानिस्तान जब तालिबान के कब्जे में ऐसी ही सुलूक थे। ये आपको पता है वो फैमिली जिसका क्या हालत है, अभी वो लोग कितने डरती है। क्या महिलाओं पर फिर होंगे तालिबानी जुल्म? क्या सड़कों पर महिलाओं को फिर लगाए जाएंगे कोड़े? क्या तालिबान राज में महिलाओं के कामकाज पर फिर लगेगी पाबंदी? महिलाओं के साथ इस बार कैसा सुलूक करेगा तालिबान? अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद सबसे मुश्किल में अगर कोई है तो वो है वहाँ की महिलाएं, क्योंकि इन महिलाओं ने 1996 से 2001 तक का तालिबान का बर्बर रूप देखा है या फिर तालिबानी जुल्म की कहानियां सुनी हैं। प्रिंट वीडियो सोशल मीडिया में आते हैं कि वो उनके तालिबान ने कैसे लोगों के साथ सुलूक करते हैं, खवातीनों के साथ कैसे सुलूक करते हैं। वो सुलूक है तालिबान की जो 20 साल पहले अफगानिस्तान जब तालिबान के कब्जे में ऐसी ही सुलूक थे।
जिस तरह से तालिबानी महिलाओं की मर्यादाओं को अपने बूटों तले रौंदते थे, कैसे सरेआम उन पर बात बात पर कोड़े बरसाए जाते थे, कैसे उन्हें बुर्का न पहनने पर गोली मार देने जैसी सजा दी जाती थी। अफगान और अफगान, इट्स अ नेशन, और वो नेशन तबाह हो रहा है एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स की वजह से, और उनको रिकॉग्निशन देना इज लाइक किलिंग ह्यूमैनिटी। 20 साल बाद एक बार फिर तालिबान अफगानिस्तान के सत्ता में आया है। महिलाओं का डर जस का तस है, क्योंकि तालिबान का कोई भरोसा नहीं है। सुनिए तालिबान का प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद महिला फिल्मकारों और गायिकाओं के बारे में क्या कह रहा है। نمای افغانستان و فرنگی ها اینا اجازه فعالیت داره یا در حکومت آینده در افغانستان جای داره یا از افغانستان باید مهاجر شود؟ نظام آینده که نه به اساس احکام شرعی قوانین ما تصویب خواهد شد. در به کدام فعالیتی که در شریعت اسلامی اجازه باشه ما کدام مشکلی نداریم، به شما اطمینان میدیم. सुना आपने तालिबान किस तरह शरिया कानून की आड़ लेकर महिलाओं को कामकाज से रोकने की तैयारियों में है। हालांकि तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद महिलाओं के हित में तो बहुत सारे वादे और दावे कर दिए थे। तालिबान ने कहा था कि उनके राज में महिलाओं को कामकाज का अधिकार मिलेगा, लड़कियों को स्कूलों में पढ़ने का अधिकार मिलेगा, लेकिन ये सभी अधिकार शरिया कानून के मुताबिक मिलेंगे। will be afforded all their rights, whether it is in work or other activities, because women are a key part of society, and we are guaranteeing all their rights within the limits of Islam. तालिबान ने इस बार महिलाओं को कामकाज करने की छूट देने की बात तो कही, लेकिन साथ ही टर्म एंड कंडीशन शरिया कानून का रख दिया। अब महिलाएं डर रही हैं कि कहीं शरिया कानून की आड़ में तालिबान उन पर जुल्म और सितम की हदें न पार करने लगे। बहुत वैशी है वो लोग, पता नहीं आप क्या करेगा। हमारी फैमिली वहाँ किस हाल में है? बहुत बुरे हाल में है, अपनी घर से नहीं निकाल रहे, जो है अपनी घर में वो खाते हैं। अपनी वो क्या है कि सारी लड़कों को लेते हैं फाइट करने के लिए, इसीलिए अपनी लड़कों को घर में कैद करके रखा है। आपको डर लग रहा है आप वहाँ प्रोसिक्यूटर रही हैं, वहाँ जाएंगे तो आपके साथ भी कुछ बुरा होगा? हाँ, वैसे भी उसने मुझे कितना धमकियाँ दे रहे कि अपनी जान की खतरे में मत डालो, ऐसा मत करो, तो हमने यही किया है। जिन महिलाओं ने तालिबान का बर्बर चेहरा देख रखा है, उन्हें कभी भी तालिबान की बातों पर भरोसा नहीं होगा। हालांकि तमाम अफगानी महिलाएं अभी देखो और इंतजार करो की नीति पर चल रही हैं। उन्हें उम्मीद है कि तालिबान इस बार महिलाओं के लिए उतना बर्बर नहीं होगा। Women in Afghanistan is fully optimistic, bright future of Afghanistan. In government of Taliban, and we must support the Taliban government in Afghanistan, as Afghan Taliban is assuring the human rights and women rights in Afghanistan. अफगानिस्तान पर तालिबान राज के खिलाफ करीब हफ्ते भर पहले 17 अगस्त को अफगानी महिलाओं का हुजूम सड़कों पर आ गया था। ये महिलाएं सम्मान के साथ जीने, पढ़ाई करने, काम करने और राजनीति में भागीदारी की मांग को लेकर सड़क पर उतरी थीं। लेकिन तालिबानी महिला अधिकारों को लेकर कितने उदार हैं, इनकी बानगी ये वीडियो देता है। वो अभी लोगों को बताया है कि he needs to know how many female judges in Afghanistan. ये आपको पता है वो फीमेल जजेस का क्या हालत है। को अभी आंसू नहीं आती है, घर उसका नहीं है, अपने बच्चों के पास नहीं है, उसका बच्चा इज 5 months वो अलग जगह में है, उसकी माँ अलग जगह में है। क्या इंसानियत किधर हो गया? I really don't know. So would you believe in the democratic vote though? इस वीडियो में जब रिपोर्टर ने तालिबानियों से महिलाओं को सत्ता में भागीदारी की बात पूछी तो तालिबानियों की हंसी निकल गई। इसी हंसी में ही इन तालिबानियों की सच्चाई छिपी है। यही वजह है कि अफगानी महिलाओं को तालिबान पर भरोसा नहीं है। उन्हें यकीन है कि महिलाओं को लेकर तालिबान की सोच कभी नहीं बदलेगी। आज तक ब्यूरो। तालिबान ने दुनिया को यह विश्वास दिलाया कि वो अफगानिस्तान की महिलाओं को सम्मान देगा, उनका अधिकार देगा, लेकिन महिलाओं को खुद तालिबान पर ही विश्वास नहीं है।
हमारी साथी नेहा ने, और नेहा बाथम के एक शो में अफगानी लड़कियों ने कैसे अपना दर्द बयां किया है, देखिए। एक महिला के तौर पर और एक पत्रकार के तौर पर दोनों नजरिए से हमें समझाएगी कि क्या कुछ इस वक्त अफगानिस्तान में बीत रही है, खासतौर पर महिलाओं पर। वहां पर सबको ये ऐलान कर दिया गया है इमाम बाड़ों में और एक जलसों में ऐलान कर दिया गया है दैट फीमेल जर्नलिस्ट या फीमेल जितनी भी औरतें हैं जो काम करती थी पब्लिक लाइफ में, उनको अभी फिलहाल बिल्कुल भी अनुमति नहीं है बाहर आने की जब तक उनके लिए कोई फैसला ना ले लिया जाए। तो फिलहाल जहां तक बात औरतों के फ्रीडम की बात है, जो कहा जा रहा है दोहा में वर्सेस जो हो रहा है ग्राउंड में, उस पर बहुत बहुत अंतर है। सबसे पहले अलसा आपका रुख करते हुए, किस तरीके से आप अफगानिस्तान से जुड़ी हुई हैं? क्या आपका परिवार रिश्तेदार वहां पर है या फिर आप वहां से वापस लौटी हैं? कैसे बताएंगी कि कैसे अफगानिस्तान से वापस लौटना इस वक्त एक बड़ी चुनौती है आपके परिवार वालों के लिए? अगर आपकी बातचीत होती हो, अपना एक्सपीरियंस बताएं, अपना अनुभव बताएं, अब तक क्या कुछ रहा है। कोई अपनी कंट्री से बाहर नहीं आना चाहते, लेकिन हम सब ने तालिबान को नजदीक देखा है। तालिबान से हम सब कितना डरते हैं, उसके चेहरे से हम उनके चेहरे से अच्छे से पहचानते हैं। लीदा, मैं आप पर आना चाहूंगी। जो अलजा बातें कह रही हैं, वही सिमिलर एक्सपीरियंस है आपका? वही अनुभव आप भी महसूस करती हैं कि अभी भी अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत में महिलाओं को खौफ है, वहां पर किसी भी तरीके से चीजें नॉर्मल नहीं हुई हैं? अभी हम लोग टेंशन में, हम लोग को फैमिली में वहाँ क्या होगा। मेरा एक भैया वहाँ तालिब लोग उसको मारपीट किया है, उसका फोटो वीडियो मेरे पास है। उसको हालत अस्पताल में था, अभी थोड़ा ठीक हो गया है। कुंदज में वो भी वहाँ बंद है। हम लोग इतना परेशान है। अगर आप लोग चाहते हैं पर मैं उसका वीडियो और उसका फोटो में भेजती हूँ आप लोगों का। आप लोग चार में दिखा जाए कि तालिब झूठ बोलते हैं, किसी के साथ अच्छा ही नहीं करेगा, किसी के साथ हेल्प नहीं करती है, सब झूठ है। अभी जो लेडीज लोग वहाँ अपने काम पे चले गए हिजाब से, वापस लोग का घर भेजा है। लीदा जो कह रही है कि वहाँ पर बेसिक राइट्स, जो महिलाओं के मूल अधिकार हैं, वो तक नहीं मिल पा रहे हैं, मारपीट की जाती है, इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। जब वो बातचीत करती हैं अपने रिश्तेदारों से मालूम चलता है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या अनुभव रहा है? जो लेडीज होता है या लड़कियां होता है 14-15 साल के, कहीं पे जाता है बहुत सारे लोग उनको घर से निकाल के, और जो बुढ़े लोग होता है, जो तालिबान उनका होता है, उनको अपने साथ निकाह कर देता है। मरियम, आपका कोई अपना वहां अभी भी फंसा हुआ है? हाँ, और जो मेरा एक बुआ के लड़की था, वो मतलब दूसरे कंट्री में बड़े हो गए तो, और वो उसने अफगानिस्तान पे गया था सिर्फ घूमने के लिए और अपने फैमिली को देखने के लिए, और वहाँ किसी तालिबान ने उसको पसंद किया और वो 14 साल के लड़की को मतलब अपने साथ निकाह में कर दिया। अगर बोल दिया कि अगर इसको नहीं दोगे आप तो आपके पूरे फैमिली को हम खत्म कर देंगे, तो इसलिए उन्होंने अपने लड़की को उसको दे दिया। वहाँ पर कई और ऐसी लड़कियां हैं जो इस वक्त असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उस वक्त जब तालिबान का कब्जा हुआ था तब काफी ज्यादा तनावपूर्ण माहौल थे, अभी भी वैसे ही दहशत भरा माहौल है? अगर आपकी किसी से वहाँ पर बातचीत होती हो? जो 20 साल पहले लोगों के एक्सपीरियंस है औरतें के साथ या तो आम लोगों के साथ, अभी भी वो एक्सपीरियंस है। अभी भी लोगों का डर है दिल में। क्यों वो लोग अभी एक वहशी को देख के इंसान डरते हैं, ये ऑब्वियसली बात है।